मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। डियर स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम हेनरी का नियम, हेनरी के नियम की सीमाएं और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको इस वीडियो के देखने के बाद कहीं से भी आपको हेनरी के नियम के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी भी बातें हेनरी के नियम से रिलेटेड हैं और एनसीईआरटी में दे रखी हैं और एनसीईआरटी बेस्ड मैंने सब यहां पर लिख दी हैं। क्लियर? तो इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स हेनरी नियम को लेकर होंगे वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें और बहुत ध्यान से देखें और कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ अपना नोट्स बनाते हुए चलिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। जैसे कि हम जानते हैं कि हेनरी नियम जो है वो गैसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता सोल्यूबिलिटी पर आधारित है। और हम ये भी जानते हैं कि हेनरी ने ही सर्वप्रथम और दाब के मध्य मात्रात्मक क्वांटिटेटिव संबंध स्थापित किया था और इसी को हम हेनरी नियम कहते हैं। मेरी बात समझ में आई? चलिए अब हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप हेनरी नियम को। देखिए, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, स्थिर ताप पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है या अनुक्रमानुपाती होती है या प्रोपोर्शनल होती है। तो हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि भाई किसी भी गैस की द्रव में विलेयता जो होती है, किसी भी गैस की द्रव में जो विलेयता होती है वो क्या होती है? द्रव या विलयन। द्रव है या आपके पास विलयन है? द्रव या विलयन की सतह पर, सरफेस पर, पृष्ठ पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है। आइए इस बात को ऐसे समझते हैं। देखिए, M अनुक्रमानुपाती P या M प्रोपोर्शनल P। इसका क्या मतलब है? इस चिन्ह को हटाने के लिए, इस सिंबल को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं? यहां पर कांस्टेंट हमने K मान लिया। अब ये M क्या है भाई? M है आपकी घुली हुई गैस की मात्रा। M क्या है? गैस की घुली हुई मात्रा। और P क्या है? साम्य पर गैस का दाब। क्लियर? साम्य पर गैस का दाब है। और K क्या है? हमारा समानुपाती स्थिरांक है या अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। तो देखिए, इस बात से भी आप पूरी तरह से याद रख सकते हैं। भाई कैसे? देखो, ये गैस की मात्रा है। क्लियर? और जो घुली हुई है, और ये क्या है भाई? ये आपका गैस का दाब है। क्लियर? तो किसी भी द्रव में गैस की घुली हुई मात्रा और उसके पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रेशर की क्या होगी? आपस में समानुपाती होगी। तो इस वाली बात से हमें क्या समझ में आया? इस वाली बात से हमें समझ में यह आया कि भाई घुली हुई गैस की मात्रा जो होती है वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो गैस की द्रव में या विलयन में विलेयता, सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। भाई समानुपाती का मतलब यही तो होता है कि अगर M की वैल्यू बढ़ेगी तो P की वैल्यू भी बढ़ेगी। भाई M क्या है? हमारा घुली हुई गैस की मात्रा, और P क्या है? हमारे गैस का दाब। तो इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे दाब को, प्रेशर को, आंशिक दाब को, पार्शियल प्रेशर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे गैस की द्रव में विलेयता, सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। आइए इस वाली बात को हम इससे समझते हैं। देखिए,
यहां पर हमारा कोई द्रव रखा है, मान लो कोई द्रव है, और ये जो रखी है भाई यहां पर गैस है, और यहां पर हमने पिस्टन लगा दी। मेरी बात समझ रहे हो? द्रव है, गैस है और पिस्टन है। क्लियर? अब क्या होता है, अब ये होता है कि जैसे हम इस पर वेट बढ़ाएंगे, हम इस पर वजन को रखेंगे, तो क्या होगा कि गैसों के पृष्ठ पर जब हम गैसों का प्रेशर को बढ़ाएंगे, गैसों पर दाब बढ़ाएंगे, तो क्या करेगी गैस, जो ये द्रव है और ये द्रव की क्या है, ये पृष्ठ है, द्रव की ये सतह है, द्रव की ये क्या है, सरफेस है। तो गैसों का इसकी सतह में क्या बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, तो गैस क्या करेगी, इसमें घुलना शुरू कर देगी, इसमें क्या करेगी, घुलना शुरू कर देगी। क्लियर? तो अब गैस जो है इस द्रव के अंदर घुलना शुरू हो रही है। सर ये गैस द्रव के अंदर या विलयन के अंदर प्रेशर को बढ़ाने से कब तक घुलेगी, जब तक कि इनके मध्य साम्य इक्विलिब्रियम स्थापित ना हो जाए। मैंने क्या कहा कि गैस पर जो आप प्रेशर बढ़ा रहे हो और वो द्रव में या विलयन में, सॉल्यूशन में घुल रही है, वो कब तक घुलेगी, कि जब तक कि गैस और द्रव के मध्य साम्य स्थापित ना हो जाए। क्या स्थापित हो जाए, साम्य। तो इन दोनों के बीच क्या है, गतिक साम्य है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। जैसे जैसे आप इस पर वेट बढ़ाओगे तो क्या होगा, इनके मध्य गैस जो हुई गैस वो द्रव में घुलना स्टार्ट हो जाएगी। और कब तक घुलेगी, कि जब तक कि इन दोनों के मध्य क्या हो, साम्य स्थापित ना हो जाए। क्लियर? साम्य स्थापित होने का मतलब यह है कि जो गैस के कण का वेग है, गैसों के कणों का जो वेग है और जो द्रव के कणों का जो वेग है, वो दोनों वेग आपस में बराबर ना हो जाए। तो जब साम्य स्थापित हो जाएगा तो गैस इस द्रव में घुलना रुक जाएगी। क्लियर? फिर जैसे आप इस पर वेट रखोगे तो फिर क्या करेगी, गैस घुलना शुरू हो जाएगी। कब तक घुलेगी, कि जब तक नया साम्य स्थापित ना हो जाए। क्लियर? तो ये वाली बात समझ में आ गई। चलिए देखिए, द्रव में गैस की विलेयता मोल अंश के पदों में, सही है, मोल अंश या मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज के पदों में और हम बात करें तो हम पहले बात करते हैं डाल्टन के अनुसार। डाल्टन ने क्या निष्कर्ष निकाला ये देखते हैं। डाल्टन ने ये निष्कर्ष निकाला, ये हमें बताया कि भाई द्रव्य विलयन में गैस की विलेयता गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करती है। तो ये बात कह रहे हैं कि भाई अगर आपके पास द्रव्य विलयन है तो गैस की जो विलेयता होगी, गैस की जो सोल्यूबिलिटी होगी, वो गैस के आंशिक दाब पर, गैस के पार्शियल प्रेशर पर निर्भर करती है। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए आगे चलते हैं। आगे हमने क्या कहा आपसे कि मोल अंश को उसी विलेयता का माप मान लें तो, कहने का मतलब यह है कि अगर हम मोल अंश को विलेयता का माप मान लें तो फिर हमारी डेफिनेशन किस तरह से हो जाएगी। देखिए मेरी बात समझ में, एक बार ध्यान समझ लो कि मोल अंश को, मोल प्रभाज को उसी विलेयता का, सोल्यूबिलिटी का माप माने तो या मान ले तो फिर हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं किसी विलयन में, किसी सॉल्यूशन में गैस का मोल अंश, किसी विलयन में गैस का मोल अंश, या मैं ऐसे ही बोल सकता हूं किसी विलयन में गैस की विलेयता। क्या बोल सकता हूं, किसी विलयन में गैस की विलेयता या किसी विलयन में गैस का मोल अंश। इस वाली बात को जरा ध्यान से समझें, मोल अंश। क्लियर? उस विलयन के ऊपर या उस द्रव के ऊपर, उस लिक्विड के ऊपर या उस सॉल्यूशन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई कि अगर हम मोल अंश को उसी विलेयता का माप माने तो हमें पता चलता है किसी विलयन में गैस का मोल अंश, किसी विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। क्लियर? इतनी बातें पढ़ने के बाद अगर हम पूछें आपसे कि भाई सामान्य रूप से हेनरी नियम के अनुसार क्या बात होगी, तो सर ये वाली बात होगी। क्या बात होगी, आइए पढ़ते हैं इसे भी। इसमें लिखा है
किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब। क्लियर? भाई आप इस द्रव पर प्रेशर को इंक्रीज कर रहे थे, भाई इस द्रव की सरफेस पर, इसके पृष्ठ पर, इसकी सतह पर आप प्रेशर बढ़ा रहे थे, नहीं बढ़ा रहे थे? तो यहां पर जो द्रव के अणु थे वो भाप अवस्था में, वेपर स्टेट में या वेपर स्टेज में जो थे वो कहां जा रहे थे? गैसों की तरफ। और गैसों के अणु कहां आ रहे थे? द्रव की तरफ। जब तो इनके बीच में गतिक साम्य स्थापित हुआ था। तो बस वही बात हम यहां कर रहे हैं। किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, जिसे हम पी से डिनोट करेंगे, उस विलयन में किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, उस विलयन में गैस के मोल अंश, कहेंगे गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। बात समझ में नहीं शायद आपके, सुनो ध्यान से। ये कह रहे हैं किसी गैस का वाष्प अवस्था में, कोई गैस है, उसका वाष्प अवस्था में, वेपर स्टेट में आंशिक दाब, इधर समझ में आ गई? किसी गैस का वाष्प अवस्था में क्या? आंशिक दाब। उस विलयन में गैस के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। देखिए ये हमारा आंशिक दाब है और ये गैस का मोल अंश है और ये आपस में क्या है? समानुपाती। बस तो यही बात हम कह रहे हैं, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब और जो गैस का मोल अंश होगा वो आपस में क्या होंगे? समानुपाती होंगे। और इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए, सिंबल को रिमूव करने के लिए हमने क्या लिख दिया? KH। और KH क्या है हमारा? हेनरी स्थिरांक है। बात समझ में आई? मैं इस वाली बात को ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई हमारा आंशिक दाब ये है और ये मोल अंश है किसका? गैसों का। इसे उठाकर मैं इसके बटे में लिया है, अपॉन में लिया है, बराबर KH। बताइए इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल, मैंने बहुत डीपली आपको समझा दिया। चलिए अब आगे देखते हैं। थोड़ी सी बात हम अपने KH की करते हैं, हेनरी स्थिरांक की करते हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए समान ताप पर, ताप कैसा है? टेम्परेचर कैसा है? समान है। विभिन्न गैसों के लिए KH का मान यहां पे लिखेंगे मान। क्लियर? तो समान ताप पर विभिन्न गैसों के लिए KH का मान भिन्न भिन्न होता है। क्लियर? अगर हमारा टेम्परेचर समान है लेकिन गैसें भिन्न भिन्न हैं, डिफरेंट हैं, तो KH का मान भी भिन्न भिन्न आएगा। तो इस बात से क्या पता चला? इस बात से हमें यह पता चला कि जो KH है गैस की प्रकृति पर, गैस की नेचर पर निर्भर करता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, NCERT की लाइन से सर, ये बहुत ध्यान समझिए आप। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, KH का मान जितना अधिक होगा, ध्यान से, KH का मान जितना अधिक होगा गैस की विलेयता उतनी ही कम होगी। बात समझ में? कैसे? अरे तुम देखो भाई, गैस का मोल अंश यही तो है और मैं मोल अंश को क्या कह रहा हूं? विलेयता की माप मान रहा हूं। भाई मैं मोल अंश को विलेयता की माप मान रहा हूं, तो इसका मतलब ये होगा भाई, अगर हम यहां देखें तो ये मेरा कौन है? मोल अंश है, या मैं कह दूं मेरी विलेयता है, सोल्युबिलिटी है गैस की। और ये कौन है? मेरा हेनरी स्थिरांक है। और ये आपस में एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो इसका मतलब यही तो होगा कि अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी सर, इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू घटेगी। और मैंने यही बात लिखी है कि KH का मान जितना अधिक होगा गैस की विलेयता उतनी ही कम होगी। बात समझ में आई? तो अब देखो आगे चलो, अगर मैं गैस के मोल अंश और ये जो मेरा आंशिक दाब है इसके बीच में अगर ग्राफ खींचूं तो मुझे कुछ इस तरह से ग्राफ ऑब्टेन हो जाएगा। ये जो है मेरी क्या है? ढाल है या प्रवणता कह दो, इंग्लिश में स्लोप कह दो। किसके बराबर होगी? हेनरी स्थिरांक के बराबर होगी। बात समझ में आ गई? बिल्कुल क्लियर? ये जो बना हुआ है इसे हम काई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काई। क्या बोलते हैं? काई।
मैंने आपको मोल फिर भाज्य करा दिया है, प्ले लिस्ट में आप जाके देखें, चेक करें। जितने भी इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं या बन गए हैं या आने वाले हैं, उन सबकी प्ले लिस्ट बना दी है, जाकर आप एक बार जरूर देखें। बात समझ में? अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि भाई आंशिक दाब क्या है? क्लियर? आंशिक दाब क्या होता है बताइए, बताओ। आंशिक दाब देखो, जैसे बिल्कुल आसान भाषा में समझ लो, जैसे मेरे पास दो गैसें हैं ए और बी। क्लियर? दो गैसें हैं, तो ए का अपना दाब, बी का अपना दाब। तो ए का जो अपना दाब कहलाएगा ना, उसे हम आंशिक दाब कहेंगे। दोनों का नहीं, ए प्लस बी का दाब आंशिक दाब नहीं कहलाएगा। ए का अपना दाब आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर, और बी का अपना दाब आंशिक दाब कहलाएगा। चलिए नोट कर लीजिए बिल्कुल ध्यान से। तो चलिए फिर अब हम देखते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस, और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, बोले तो एप्लीकेशंस। बहुत ध्यान से समझिए। देखिए फर्स्ट लिमिटेशंस क्या है सर? गैस का दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। गैस का दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। सेकंड है ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। ताप टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। और प्रेशर बोले तो दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए थर्ड पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विलायक में गैस की आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब यह है कि जिस गैस को आप विलायक के अंदर घोल रहे हो, तो वो गैस विलायक से किसी भी तरह की रिएक्शन ना करे। याद रहेगा मैंने क्या कहा? मैंने यही कहा है आपसे कि जो गैस आप विलायक के अंदर घोलोगे, अगर गैस विलायक से या विलायक गैस से रिएक्शन कर लेता है, क्रिया कर लेता है, तो गैस की आणविक संरचना में, गैस की आणविक अवस्था में, गैस की मॉलिक्यूलर स्टेट में परिवर्तन हो जाएगा। अगर गैस की आणविक संरचना में परिवर्तन हो गया तो उस गैस पर हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। फिर हमने क्या लिखा? देखिए गैस का विलायक में आयनाइजेशन या वियोजन डिसोसिएशन या संगुणन एसोसिएशन ना हो। कहने का मतलब मेरा यही है। देखिए कहने का मतलब तो गैस विलायक में जाकर ना तो आयनित हो या वियोजित हो या संगुणित हो। मतलब गैस विलायक में जाने के बाद ना तो उसका आयनन होना चाहिए, ना उसका वियोजन होना चाहिए, और ना ही उसका संगुणन एसोसिएशन होना चाहिए। अगर हो जाता है तो उस गैस पर हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर। देखिए हम एग्जांपल ले रहे हैं आपका HCl के लिए। HCl को मैंने लिया और एक्वस सॉल्यूशन ले लिया मैंने, जलीय विलयन, डिसोल्व करा। तो देखिए HCl जो होगा यहां पर क्या हो गया? इसका वियोजन हो गया। H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गए। तो अब इसकी आणविक संरचना क्या हो गई? परिवर्तित हो गई। अच्छा, इसी तरह से अगर हम बात करें NH3 बोले अमोनिया, और इसे हम जल में अगर घोल दें तो देखिए ये क्या हो गया? इसमें एसोसिएशन हो जाएगा, मतलब ये जुड़ जाएंगे आपस में। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि HCl और NH3 पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता। दिखाई दे रहा है यहां पर? लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता? देखो ये क्या हो गई? वियोजित हो गई, और ये क्या हो गई? संयोजित, बोले तो संगुणन हो गया। और ये दोनों चीजें होनी नहीं चाहिए थी हेनरी नियम के अकॉर्डिंग। तो ये थी इसके लिमिटेशंस। आइए अब देखते हैं एप्लीकेशंस। बहुत ध्यान समझेंगे। सोडा जल एवं शीतल पेयों, शीतल पेय बोले तो कोल्ड ड्रिंक्स, इसे इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए, मतलब इनके अंदर CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल में अधिक दाब पर बंद किया जाता है। अधिक दाब पर बंद किया जाता है क्यों? क्योंकि अधिक दाब पर गैस क्या होती है? विलयन में या द्रव में घुल जाती है। अभी पढ़कर आए हम। सेकंड पॉइंट देखिए, गहरे समुद्र में गोताखोरी करने वाले जो गोताखोर होते हैं
गहरे समुद्र में जाते हैं तो श्वसन मिश्रण में ऑक्सीजन इतनी %, नाइट्रोजन इतनी %, हीलियम इतनी % मिलाई जाती है। क्यों मिलाई जाती है? जिससे जब वो समुद्र से निकलकर वापस आए, वापस ऊपर आने पर दर्द के प्रभाव को कम किया जा सके। जरा इस बात को समझो। देखिए, अगर हमने कोई गोताखोर है, वो समुद्र की गहराइयों में जा रहा है, तो जब समुद्र के अंदर जाएगा तो वहां पर प्रेशर बढ़ेगा। अगर वो अपने सिलेंडर में जो पीछे बांधकर जाते हैं या अपने टैंक में जो पीछे बांधकर वो समुद्र के अंदर जाते हैं, उसमें उन्होंने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ली, हीलियम नहीं ली, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ली। जैसे जैसे वो समुद्र की गहराई में जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये गैसें ऑक्सीजन नाइट्रोजन उसके ब्लड में घुलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि प्रेशर जैसे बढ़ेगा और गैस जो होगी द्रव में वैसे वैसे घुलना शुरू होगी। भाई जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वैसे गैस द्रव में घुलना शुरू हो जाती है। अधिक प्रेशर तो गैसें जो होंगी द्रव में ज्यादा घुलेंगी। चलिए, जब वो समुद्र की गहराई में होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि गैसें जो है उसके बॉडी के अंदर, उसके ब्लड के अंदर घुल गई हैं। लेकिन जैसे ही वो अब समुद्र से बाहर निकल कर आएगा, अब प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ब्लड के अंदर नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाएंगे, बबल्स बन जाएंगे। बात समझ रहे हो? जब वो समुद्र से बाहर निकल कर आया तो ब्लड के अंदर नाइट्रोजन क्या बन जाएंगे? बुलबुले बन जाएंगे। और जो ब्लड कैपिलरीज होंगी, जो रुधिर केशिकाएं होंगी, उनमें अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, और इसी को हम कहते हैं बैंड्स। क्या कहते हैं? बैंड्स कहते हैं। और इतना अवरोध उत्पन्न होगा कि इतना पीड़ा होगी, इतना दर्द होगा कि आपको हॉस्पिटल में भी भर्ती कराना पड़ सकता है। और इतनी बॉडी में ऐंठन होगी, इतना दर्द होगा, इतना भयंकर दर्द होगा कि जान भी जा सकती है, मतलब मौत भी हो सकती है। तो इस दर्द को कम करने के लिए ही क्या करते हैं? उसमें हीलियम को मिला देते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट है फेफड़ों, लंग्स में रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान एक्सचेंज भी हेनरी नियम का अनुप्रयोग है। जो हमारे फेफड़े हैं, इनहेल एक्सहेल, हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, और जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन घुलती है, वहां से जो श्वसनी क्रिया होती है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो ये भी क्या है? हेनरी के नियम पर आधारित है। हमारा 4th पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। देखिए, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थान से कम होता है। बात समझ? जैसे पहाड़ है, ये पहाड़ है और ये इसकी सतह है, सही। कोई इंसान यहां पर रह रहा है या कोई जो पर्वतरोही होते हैं वो चढ़ते हैं उस पर, तो यहां पर जो ऑक्सीजन का लेवल होगा ना, ऑक्सीजन का जो दाब होगा, आंशिक दाब, वो पढ़ो से सतही स्थान से कम होगा। मतलब यहां पर जो ऑक्सीजन है उसका जो आंशिक दाब है, और यहां पर जो ऑक्सीजन है उसका आंशिक दाब है, तो यहां पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होगा, यहां पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होगा, और यहां पर या वो ज्यादा होगा। जो यहां पर रहते हैं या जो यहां पर चढ़ रहे हैं, तो आगे सुनो, अतः इन जगहों पर रहने वालों एवं आरोहकों, जो उस पर पहाड़ पर चढ़ते हैं, आरोहकों के रुधिर और ऊतकों में, ब्लड और टिश्यूज में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाएगी। वो तो निम्न होनी है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है का आंशिक दाब कैसे होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, जब भी तो ब्लड में घुलेगी। और यहां पर आंशिक दाब क्या हो गया? कम हो गया। जब आंशिक दाब कम हो जाएगा तो जो यहां पर रहने वाले हैं या जो पहाड़ों पर चढ़ने वाले हैं, उनकी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाएगा। तो क्या होगा? ऑक्सीजन उनके ब्लड में कम हो जाएगी। जब ब्लड में और ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाएगी, ऑक्सीजन का कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की लैक हो जाएगी, तो क्या होगा? इस कारण आरोहक कमजोर हो जाते हैं। सही है? जो उस पर पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, ये जो यहाँ के रहने वाले हैं, उन पर क्या हो जाएंगे? वो कमजोर हो जाते हैं और स्पष्टता सोच नहीं पाते, मतलब थोड़ी बेहोशी सी आने लगती है, उन्हें चक्कर से आने लगते हैं। तो इन लक्षणों को क्या कहते हैं? एनोक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोक्सिया। इस पॉइंट को याद रखना, सही है? एनोक्सिया कहते हैं।
तो ये थे हेनरी नियम के अनुप्रयोग और ये थी हेनरी नियम की सीमाएं। तो ये इस तरह से आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई। थोड़ी सी वीडियो लंबी जरूर हुई है, लेकिन हेनरी नियम से जितने भी आपके डाउट्स थे वो सब इस वीडियो में क्लियर हो गए हैं। अब आपको अलग से या कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने सब यहां पर इंक्लूड कर दिए हैं, शामिल कर दिए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए अगर आप चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। आने वाले टाइम में हम यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनकी वीडियो को अपलोड करेंगे, और जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं एनसीईआरटी से भी और आपके बोर्ड से भी, जो क्वेश्चंस मुझको मोस्ट लगेंगे वो मैं आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पर अपलोड करता रहूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत बेहतरीन नोट्स बनाइएगा और दिल और जान से पढ़ाई में लग जाइएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।